गाइस वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी विद तकवा। सो आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी या फिर जीएनएम या फिर नीट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम समझेंगे कि कैसे इंस्पायरेशन होता है एंड कैसे एक्सपायरेशन होता है। प्रीवियस वीडियो जो है मिस किया है तो आप जाके उसको देख सकते हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की टॉपिक इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। यानी जो वर्ड है पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये होता क्या है? पल्मोनरी वेंटिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर। ये हमें पता है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन किसको बोलते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन जो होती है ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इनहेल क्या होता है? इनहेल होता है जब आप गैसेस को अंदर लेते हो। कौन से गैसेस? नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस और ऑक्सीजन लेते हो। बट हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है हमारे लिए ऑक्सीजन। तो जितने भी गैसेस आप अंदर लेते हो तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से हमें क्या होता है, ये हमारी ब्लड सेल्स जो होती है उनके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो हम जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट्स होते हैं वो बाहर जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं इनहेल करना। यानी आप जब ऑक्सीजन लेते हो तो आपने क्या किया? इनहेल किया। और जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर फेंका, यानी सांस बाहर की ओर ली, तो उस टाइम क्या हुआ? एक्सहेल इन्वॉल्व्स द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल टू क्रिएट द चेंज इन thoracic वॉल्यूम एंड प्रेशर। यानी जब आप ये इनहेल और ये एक्सहेल करते हो तो उस टाइम क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन स्टेट होता है और एक रिलैक्सेशन स्टेट होता है मसल्स का। देखो जब आप सांस लेते हो तो उस टाइम वो जो हमारी मसल्स होती है क्या वो कॉन्ट्रैक्शन में होती है या फिर रिलैक्सेशन में होती है। तो ये चेंजेस जहाँ पे भी आती है, ये चेंज जो क्रिएट होती है ये होती है हमारे थोरेसिक वॉल्यूम प्रेशर होती है। ठीक है, इनमें ये चेंज होती है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन स्टेट। आगे बढ़ते हैं। Enabling the exchanging of gas between the lungs and the escapes and concepts related to the pulmonary ventilation we need to हमें क्या करना है, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि कैसे जो है एक इनहेलिंग होती है, इनहेलिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक्सहेलिंग प्रोसेस में क्या होता है। ये एक दोनों जो है कॉन्सेप्ट्स और ये जो दोनों एस्केप्स है इनको हमें पढ़ना है डिटेल में। तो इसके लिए हमें चलना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। ठीक है, जिसमें हम पूरा डिटेल में समझते हैं कि कैसे इनहेलिंग प्रोसेस होता है और कैसे एक्सहेलिंग प्रोसेस होता है। तो हमारा जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है ये क्या है? ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हमें पता होनी चाहिए जो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, ये हमने अभी पढ़ा कि पल्मोनरी वेंटिलेशन जो होता है ये हम टू डिफाइन करते हैं टू प्रोसेस में, पहला इनहेल एंड दूसरा एक्सहेल में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वैसे ही है, ये भी हम टू प्रोसेस में इसको क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, यानी डिफाइन करते हैं टू प्रोसेस में। पहला इंस्पायरेशन एंड सेकंड इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन, नाउ ये जो इंस्पायरेशन होता है इसका मतलब क्या होता है? इंस्पायर करना। जब आप सांस अंदर की ओर लेते हो तो उसको बोलते हैं हम क्या? इंस्पायरेशन। एंड जब सांस हम बाहर की ओर फेंकते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। दोनों अलग अलग प्रोसेस है। इंस्पायरेशन एक अलग प्रोसेस है और एक्सपायरेशन एक अलग प्रोसेस है। तो इसको दोनों को डिफाइन करते हैं। डूइंग इंस्पायरेशन, तो सबसे पहले इंस्पिरेशन को देखता है। During inspiration, the diaphragm contraction and moves downwards, while the intercostal muscles contracts and causing the ribcage to expand. These actions increase the volume of the thoracic cavity. नहीं समझ आया? ओके, मैं समझाती हूँ। इसे समझने के लिए इसको हम डायग्राम पे जाते हैं जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम पे चलते हैं। ये आपकी डायग्राम है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपने देख लिया होगा, ये पहला है हमारा एरो। जहाँ पे प्लीज जहाँ पे भी एरो वहां पे आप फोकस कीजिएगा। इंस्पायरेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट्स इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन में मान लो ये हमारी नॉस्ट्रिल्स होती है जिसको हमने परसों पढ़ा था। तो यहाँ पे जो नॉस्टिक्स के पास बहुत सारी यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारी आयर होती है। ठीक है, आयर बाहर साइड से। तो आपने क्या किया? नॉस्टिक्स के थ्रू आपने आयर अंदर ले लिया। ठीक है,
आपने अंदर ले लिया, तो आप देख सकते हो ये हमारी डायफ्राम होती है। आप देखो डायफ्राम होती है, ये क्या होता है, ये उस टाइम कंट्रैक्शन में होता है। आप देख सकते हो जब आपने आयर को अंदर ले लिया, ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पे ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन में होती है। ये डायफ्राम जो होती है ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन में होती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये नीचे की ओर हो जाती है, एरो देखो नीचे की ओर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो ये देखो रिब के जो एक्सपैंड हो जाती है, देखो कितना फूल गया यहाँ पे। जब आयर आया तो ये फूलना स्टार्ट हुआ, फूलना मतलब थोड़ा सा मोटा होना स्टार्ट हो गया, एक्सपेंड हो गया। यहाँ से देखो जब एयर अंदर लिया तो हमारी डायफ्राम भी जो है, ये रेड कलर जो आप देख सकते हो, इस स्पेस को आप देख लो, ये नीचे की ओर हो रहा है। हमेशा याद रखो जब आप गैसेस को अंदर की ओर ले रहे हो तो हमारी जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्शन में होती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब आप कोई चीज, मान लो एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपको मैं, आपके पास एक बैग है, ठीक है, एक छोटा सा बैग है आपके पास, आपने उसमें सारी बुक्स को ले लिया, ठीक है, वो बैग जितनी उसकी स्पेस है उतना तो उसने कवर कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने कुछ एक्स्ट्रा बुक्स उसमें रख ली, तो वो क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे की ओर, उसका जो नीचे की लेवल होती है ना, वो नीचे की ओर आ जाता है, उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और अगर हो जाता है और थोड़ा सा बैग जो होता है आपका, उसकी शेप थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी मोटी जैसी लगती है। तो वहां पे वही समझो आप, यहाँ पे क्या हो गया, एयर अंदर आया, रिब के जो है ये नीचे की ओर हुआ, ट्रैक्शन में हुआ, एंड हमारी रिब की जो ही थोड़ी सी एक्सपैंड, तो वही ये कह रहा है यहाँ पे कि मूव्स डाउनवर्ड्स वायर द इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट्स। यहाँ पे देखो इंटरकॉस्टल मसल ये होती है हमारी, ये होती है हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स। यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स ये होती है, रिब केज है हमारा, ठीक है, यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स होती है। तो ये इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती है ये क्या हो जाती है, ये कंट्रैक्ट में हो जाती है, causing the rib cage to expand. These actions increase the volume. देखो जब आप ये एयर अंदर लिया, आपने ये गैसेस आपने अंदर लिए, ठीक है, जितनी एक डायफ्राम की स्पेस थी वो इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा वो एक्सपेंड हुई, एक्सपेंड थोड़ा मतलब लूज होना स्टार्ट हो गया, और डायफ्राम जो है हमारी वो नीचे आने स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन जब होता है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है, पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता क्या है, ओके, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एक प्रेशर होता है जब हम बाहर की प्रेशर को अंदर की ओर लेते हैं, तो अंदर का एक वॉल्यूम जो होता है, एक प्रेशर जो होता है वो कम होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बाहर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर बहुत। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जब आप बाहर की ओर फेंकते हो तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन, एक्सपायर करना। डूइंग एक्सपायरेशन डायफ्राम मसल रैक्स एंड thoracic cavity decreases in the volume। आप देख सकते हो यहाँ पे ये है हमारा एक्सपायरेशन डायफ्राम, आप देख सकते हो ये हमारी डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हो दैट्स एक्सपायरेशन यानी एक्सपायर करना। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है डायफ्राम, अभी आपने देख लिया इंस्पायरेशन में, तो वहां पे डायफ्राम क्या था, कॉन्ट्रैक्ट में, यानी डायफ्राम नीचे की ओर हो जा रहा था जब हमने एयर को अंदर लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बाहर की ओर जा रहा है, तो ओब्वियसली क्या होगा, रिब की जो है हमारी डायफ्राम होती है ये रिलैक्सेशन स्टेट में होती है, यानी बहुत कम होता जा रहा है। आप देखो कितना एक्सपेंड हुआ है, यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो है थोरैसिक कैविटी जो होती है ये रिड्यूसेस होती है, यहाँ पे इंक्रीजेस हो रहा था क्योंकि फूल रहा था, यहाँ पे देखो कितना कम होता जा रहा है। तो ये है हमारी एक्सपायरेशन। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे बस इतना फर्क है कि डायफ्राम जो है यहाँ पे इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट में होती है और एक्सपायरेशन में रिलैक्सेशन स्टेट में होती है। यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है, इंक्रीजेस एंड यहाँ पे रिड्यूसेस। सो अब जाते हैं हमारे पहले वाले लेक्चर पे। सो डूइंग एक्सपायरेशन हमने देख लिया कि डायफ्राम क्या होती है, मसल जो होती है रिलैक्सेशन स्टेट में होती है, क्योंकि इस टाइम हम एयर को क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर फेंक रहे हैं, और हमारी थोरैसिक कैविटी जो होती है डिक्रीजेस इन वॉल्यूम, यानी डिक्रीज बहुत ही कम होता जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीजेस हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीजेस है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है दैट्स इंटर पल्मोनरी प्रेशर। हमने यहाँ पे देख लिया इंस्पायरेशन में, हमने देख लिया कि जो हमारी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लेस था
कहाँ का, एटमॉस्फेयर प्रेशर से। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है, इसका उल्टा है। अगर आप इंस्पायरेशन का याद रखते हो तो एक्सपायरेशन का आपको खुद ही याद हो जाएगा, सिर्फ इसको क्या करना है, इसको उल्टा करना है। अगर यहाँ पे मूव्स अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स की ओर हो रहा है, यहाँ पे अपवर्ड्स है। अगर यहाँ पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस है तो यहाँ पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बहुत हाई है, मोर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। यानी जो आप बाहर का प्रेशर जो आप ले रहे हो वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अंदर के प्रेशर की ओर, क्योंकि इस टाइम क्या कर रहे हो, अंदर से आप बाहर फेंक रहे हो। वहां इंस्पायरेशन में क्या था, बाहर से अंदर ले रहे थे, यहाँ से अंदर से आप बाहर फेंक रहे हो, तो इसलिए बाहर का प्रेशर बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अंदर के प्रेशर की ओर। ठीक है, तो दैट्स डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक। तो ये आपने देख लिया कि डायग्राम कैसे क्या होती है। तो आप अगर आपको यहाँ पे देखना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है, इंस्पिरेशन में क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है, रिब केज राइजेस एंड थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीजेस। फिर लंग जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, इंटरपल्मोनरी वॉल्यूम जो होता है इंक्रीजेस। एंड यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये ओवरव्यू दिया है, छोटा सा एक ओवरव्यू दिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। On an average, a human healthy breathes in 12 to 6 पर मिनट में। ये आपको याद रखना है। अगर आप नीट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इसको नीट्स में पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, एवरेज ह्यूमन एवरेज होती है ब्रीथ करने की, वो होती है 12 to 60 टाइम्स। द वॉल्यूम ऑफ ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय स्पैरोमीटर। अगर आपको ये चेक करना है कि आप कितना वॉल्यूम ऑफ ब्रीथ करते हो, आपकी ब्रीदिंग रेट कितनी है, तो हम इसको चेक करते हैं हमारे स्पैरोमीटर में। आप बॉल्स है, ये हमारा स्पैरोमीटर है। ये देखो यहाँ पे जो ये व्हाइट कलर का है, ये हमें मुंह में रखना होता है और ब्रीथ करना होता है, नॉर्मली ब्रीथ करना होता है। तो अगर एक बॉल, यहाँ पे 3 बॉल्स होती है, अगर एक बॉल अंदर गई, ऊपर गई, तो इसका मतलब आपकी ब्रीदिंग रेट जो है बहुत ही नॉर्मल है। अगर 2 बॉल्स ऊपर गई एट ए टाइम, 2 बॉल्स ऊपर गई, दैट मीन्स आपकी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है। अगर 3 बॉल्स एट ए टाइम आपने सांस लिया, तीनों बॉल ऊपर गए, तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है बहुत अच्छी है। तो ये हमें चेक करना होता है हमारे स्पैरोमीटर में। स्पैरोमीटर को हम क्या करते हैं, हम एक ओवरव्यू में देखते हैं जिससे आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। तो चलते हमारे ओवरव्यू की तरफ। देख सकते हो ये आपका स्पायरोमीटर है। जब हमें स्पायरोमीटर से ब्रीदिंग रेट चेक करनी होती है तो सबसे पहले ये पेशेंट को दिया जाता है चेक करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो पेशेंट का नाम जो है यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेशेंट का नाम लिखा जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग रेट जो है चेक करते हैं। सो ट्यूब जो होता है आपकी माउथ में, तो जब आप ये माउथ में लेते हो तो आपको नॉर्मली जैसे आप ब्रीथ करते हो तो आपको ब्रीथ करनी होती है, फोर्सफुली ब्रीथ आपको नहीं करनी होती, बस नॉर्मली जितना आप ब्रीथ करते हो उतना करनी होती है। तो अगर आपकी एक बॉल जो है, यहाँ पे देख सकते हो इसका जो है आप देख सकते हो नंबरिंग दी हुई है 600, 900 एंड 1200 तो पर सेकेंड में। ठीक है, जितना अगर आपने ब्रीथ किया तो एक बॉल अगर एट ए टाइम ब्रीथ करने से एक बॉल ऊपर जाती है तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है दैट्स एम नॉर्मल। अगर आपकी दोनों बॉलें ऊपर जाती हैं एट ए टाइम, 2 बॉल्स, दैट मीन्स नॉर्मल। अगर आपकी 3 बॉल ऊपर जाती है एट ए टाइम, दैट मीन्स वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये इससे हम चेक करते हैं हमारी ब्रीदिंग रेट को। तो इससे आपको देख सकते हो क्लियरली। तो इसके नीचे एक ट्यूब जो होता है इस पर हम इसको रखते हैं, दैट्स ये। तो इस पर हम इसको ऐसे रखते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ओके, के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कहीं पे भी डाउट रहता है या कहीं पे भी आपको कुछ इश्यू आ रहा है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका वो डाउट जो है क्लियर करने की। और अगर आज का लेक्चर आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।